हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हमने फॉस्फोर साइकिल की बात करी थी, तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। देखो, अगर जनरली हम ऑर्गेनिक की बात करें तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है तो ये कैसे प्रेजेंट होती है प्लांट में। देखो, प्लांट क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, अब्जॉर्ब करके मेटाबोलाइज करेगा। मेटाबोलाइज होने के बाद कार्बन चेन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिक फॉर्म को। ठीक है, कार्बन चेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक फॉर्म। अगर हम नेक्स्ट बात करें इनऑर्गेनिक फॉर्म की, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें प्लांट्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन से क्या होगा, अमोनिया रिलीज होगा, नाइट्रेट फॉर्म रिलीज होगी। तो दोनों की दोनों कैसी है हमारे पास, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। इनऑर्गेनिक क्या है, आयंस है, जो क्या करेगा, प्लांट अपटेक करेगा। प्लांट अपटेक करने के बाद क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद जो प्रोटीन है वो कैसा है, वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो ऐसे हमारे पास इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की NH4 प्लस NO3। ठीक है, तो यहां से क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी प्लांट में, और यही प्रोटीन क्या हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्म है। क्या हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्म है। ये किस केस की बात करी हमने, नाइट्रोजन के केस की। अगर हम बात करें फॉस्फोरस के केस की, तो बेसिकली जो आयंस रिलीज होते हैं वो किस में होते हैं, H3PO4, H2PO4 और HPO4, और नेक्स्ट किस में होगा, PO4। तो बेसिकली ये सीक्वेंस रहता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बेसिकली इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट्स की फॉर्म में रहते हैं। अब ये क्या होंगे, प्लांट्स क्या करेगा, इनको अपटेक करेगा। क्या करेगा, इनको अपटेक करेगा। अब जो फॉस्फोरस है बेसिकली किस फॉर्म में चेंज होगा, किस चीज की सिंथेसिस करता है। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो बेसिकली किस चीज की फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, जो फॉर्मेशन हमारे पास करेगा हमें पता ही है किसकी करता है, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड की करेगा। और अगर सेकंड बात करें RNA की एंड DNA की करेगा, ईस्टर्स की करेगा। ये जो जितने भी फॉर्म्स की क्या होगी हमारे पास सिंथेसिस होगी, ये सारी की सारी फॉर्म्स क्या होती है, बेसिकली ऑर्गेनिक नेचर की होती है, ऑर्गेनिक नेचर की होंगी। ठीक है जी, देखो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, ईस्टर्स की हुई, न्यूक्लिक एसिड की हुई, RNA की हुई, DNA की हुई, और साथ साथ में हमें पता ही है ATP का भी मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, गुड सोर्स रहता है फॉस्फोरस। ठीक है जी, प्लांट में क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब देखो बात करें ईस्टर्स की, जो ईस्टर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली फॉर्म रहती है ईस्टर्स की। देखो ईस्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब देखो ईस्टर्स बेसिकली क्या हमारे पास ऑर्थोफॉस्फेट्स होते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट होते हैं।
अब देखो ईस्टर की अगर जनरली बात करें तो ईस्टर्स क्या एक केमिकल कंपाउंड है, किस किस से बना है हमारे पास, एसिड से बना है, और किससे बना है, अल्कोहल से बना है। किससे बनता है बेसिकली, एसिड प्लस अल्कोहल से जनरली फॉर्मेशन होती है ईस्टर्स की। ठीक है जी, ये रिएक्ट करके एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनाते हैं, ईस्टर प्लस वाटर हमारे पास सेकेंडरी कंपाउंड रहता है। ठीक है जी, अब देखो अगर ईस्टर्स की बात करें तो ईस्टर्स बेसिकली कितने फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कितने, 3 फॉर्म्स में होंगे। अब ये ईस्टर से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ईस्टर क्या रहती है हमारे पास, मेजर सोर्स रहता है या क्या कहते हैं मेजर पार्ट रहता है प्लांट में ऑर्गेनिक फॉर्म का। ठीक है, किसका, ऑर्गेनिक फॉर्म का मेजर पार्ट है। फॉर्म का क्या रहेगा, मेजर पोर्शन रहता है। ठीक है, जितना समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो ये क्या है, एसिड्स प्लस अल्कोहल से कंपाउंड से बना है ईस्टर। ठीक है, अब देखो कौन कौन से बेसिकली ईस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले रहते हैं हमारे पास इनोसिटिनोल। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट बात करें तो रहता है फोस्फोलिपिड्स। एक 1 बाय 1 क्या करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहता है फोस्फोलिपिड, और थर्ड बेसिकली हमारे पास रहता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, और फोर्थ हमारे पास क्या रहता है, वेरी वेरी स्टेबल, सबसे ज्यादा जो स्टेबल ईस्टर है वो रहता है। और ये जो बेसिकली 3 रहते हैं हमारे पास, ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास ईस्टर से, क्योंकि सबसे ज्यादा ईस्टर्स की फॉर्म रहती है किसमें, प्लांट पार्ट में। ठीक है, अब देखो अगर बात करें इनोसिटिनोल की, ठीक है जी, किसकी बात करें, इनोसिटिनोल की बात करें तो बेसिकली क्या है, ठीक है जी, क्या रहता है बेसिकली हमारे पास ये हेक्सा, कैसे नेचर का रहता है, हेक्सा फोस्फेट का रहता है। मतलब कि इसमें जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 6, मतलब कि लास्ट 6 तक होंगे। कार्बन 1 भी जुड़ सकता है, 2 भी जुड़ सकता है, 3 भी जुड़ सकता है, 4 भी जुड़ सकता है, 4 भी, 5 भी, और 6 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किस नेचर का होता है, हेक्सा फोस्फेट नेचर का भी बोल सकते हो। ठीक है जी, और 6 कार्बन का होता है, कितना होगा, 6 कार्बन का होता है बेसिकली। ठीक है जी, अगर बात करें प्लांट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, फाइटिक एसिड में होता है। किस में होगा, फाइटिक एसिड की फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। देखो अब डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कितने परसेंट प्रेजेंट रहेगा, कितने परसेंट प्रेजेंट रहेगा। देखो बेसिकली जो ये रहता है हमारे पास वो रहता है 10 से 50%। कितना रहता है, 10 to 15% रहता है। अब ये सबसे ज्यादा होता है। अगर देखिए हम फोस्फोलिपिड्स में देखेंगे तो बेसिकली कितना रहता है, 1 to 5% रहता है। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड्स में 2.5% रहता है। ठीक है, बट इनके कंपैरिजन में जो इनोसिटिनोल है, ठीक है जी, आप बोल सकते हो फाइटिक एसिड है, ये हमेशा कम रहता है। ये डिपेंड क्यों इतना ज्यादा रहता है, देखो इसके पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर समझे, डिग्रेडेशन क्या होगी, डिग्रेडेशन बहुत लेस होती है। डिग्रेडेशन क्या होगी, लेस होगी। अब डिग्रेडेशन लेस क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइक्रोबीज या बोल सकते हो आप बैक्टीरियाज, क्या बोल सकते हो, माइक्रोबीज या बैक्टीरियाज डिग्रेड नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते, देखो जो बेसिकली फाइटिक एसिड है ये हमारे पास क्या करता है, एसिडिक सोयल में, किसमें,
एसिडिक सोयल में क्या करेगा, एसिडिक सोयल में इनसोल्यूबल कंपाउंड बना देगा। कैसा बना देगा, इनसोल्यूबल कंपाउंड बना देगा। इनसोल्यूबल क्यों बना, क्योंकि देखो आपको पता ही है जो एसिडिक सोयल है इसमें डोमिनेंट कौन होगा, आयरन होगा, और सेकंड कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा। तो हमने कल साइकिल में एक चीज पढ़ी थी, तो बेसिकली होता क्या है, जब हम क्या करते हैं कोई चीज डिग्रेडेशन नहीं हो पाती तो हमेशा वो क्या रोल करती है, एडजॉर्ब कंडीशन लेके आती है। क्या लेके आएगी, एडजॉर्ब कंडीशन लेके आएगी। अब एडजॉर्ब कंडीशन क्या, हमें पता था कि ऊपर अपर पार्ट्स में क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे आयंस, और उसके बाद क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेंगे। किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ और आयरन के साथ, किसमें, फोस्फेटिक ग्रुप के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है। तो आयरन क्या हो जाता है, फोस्फेट में चेंज हो जाता है, आयरन फोस्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा, या एल्युमिनियम फोस्फेट बोल सकते हो आप। तो बेसिकली क्या रहता है, मेजर रोल ये रहता है। अब ये इन्होंने क्या कर लिया, कंपाउंड बना लिया, तो इसमें क्या हो गया, पहले ये क्या थे, सोल्यूबल में थे, सोल्यूबल से ये किस में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, इनसोल्यूबल फॉर्म में हो गए। किस में हो गए, इनसोल्यूबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए। तो उसके बाद के सोल्यूबल में नहीं आ पाते, डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा लेस रहती है। तो कितनी रहती है, 10 to 15% ही प्रेजेंट रहता है फाइटिक एसिड। ठीक है जी, सभी के साल्ट्स के साथ क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे अगर एसिडिक कंडीशन हुई। ठीक है, हाँ जी। तो डिपेंड रहता है कि अल्कलाइन कंडीशन कैसी है, क्योंकि अल्कलाइन में हमारे पास जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, ये ज़्यादातर डोमिनेंट रहते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ बनाएगा, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेजर डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट बात करें फोस्फोलिपिड्स की, किसकी, फोस्फोलिपिड्स की। हाँ जी। तो देखो जो फोस्फोलिपिड्स है बेसिकली ये पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ये होते हैं बायो मेम्ब्रेन में। कहाँ पे होंगे, बायो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। अगर बायो मेम्ब्रेन्स की बात करें तो बेसिकली ये एनिमल्स में भी होती है, हमारे ब्रेन में भी बेसिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट अगर प्लांट्स की बात करें तो बायो मेम्ब्रेन्स में होगा। ठीक है, और यहीं पे हमारे पास जो फोस्फोलिपिड्स में सबसे ज्यादा क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है। क्या होती है, डिग्रेडेशन, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बना पाते, किसी भी साल्ट के साथ ये रिएक्ट नहीं हो पाते। तो हमेशा जो इसकी क्वांटिटी रहेगी, अगर हम किसकी बात करें क्वांटिटी पे, तो वो क्या रहती है, स्मॉल रहती है। क्या रहती है, स्मॉल रहती है। और परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि वो कितने परसेंट होगी। ठीक है जी। तो बेसिकली कितनी होती है, 1 to 5%। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन करता है, आरएनए और डीएनए की। किस चीज की करता है, आरएनए और डीएनए की बेसिकली क्या करता है, फॉर्मेशन होता है। और कितने इसमें भी सबसे ज्यादा जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें भी डिग्रेडेशन होती है। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा कम परसेंट रहता है, कितना रहेगा, 2.5% होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर बात करें वेरी, जो स्टेबल अपने पास हमने पहले बात करी थी, वेरी स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्या होगा, वेरी स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी। तो बेसिकली कौन सा होगा हमारे पास, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। ये होता है बैक्टीरियल सेल में। कहाँ होता है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। और इसकी भी क्या रहती है, डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा स्लो रहती है। हमेशा स्लो रहेगी। ठीक है जी। तो बेसिकली ये ईस्टर्स की फॉर्म थी, क्योंकि ईस्टर मेजर सोर्स रहता है किसका, ऑर्गेनिक फॉर्म का किसी भी प्लांट में। ठीक है जी।
तो ये तो हमने तीन फॉर्म को देख लिया और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, किस से डिग्रेडेशन हो रही है, इसको हमने समझ लिया। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक फॉर्म को, अगर देखें हम, देखो कोई भी अगर ऑर्गेनिक फॉर्म से हम इनऑर्गेनिक में चेंज होते हैं तो हमने नाइट्रोजन के केस में भी सेम ही रहता है और फॉस्फोरस के केस में भी क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे कि हम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही थी, वहाँ पे चल रही थी मिनरलाइजेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक से कहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ प्रोसेस चलती है, इनमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सेम ऐसी केस में किस में रहेगी, फॉस्फोरस के केस में भी सेम ही देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फॉस्फोरस की, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो हमें किस पे आना है, हाँ इनऑर्गेनिक में आना है। अगर हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो ये तो हमने देख ही लिया कि ऑर्गेनिक फॉर्म में कंपाउंड कार्बन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो डायरेक्ट क्या होता है, आयंस में होता है, ठीक है। बाद में सिंथेसिस होके वो किस में चेंज होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, ठीक है जी। अब देखो ऑर्गेनिक फॉर्म में हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लांट रेसिड्यूज का यूज़ करते हैं। प्लांट रेसिड्यूज को हम कहाँ पे डिकम्पोज करते हैं, सोइल में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे रिएक्ट कौन करता है, वहाँ पे रिएक्ट करेंगे माइक्रोबीज करेंगे, बैक्टीरियाज करेंगे, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियाज और माइक्रोबीज क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो ये डिपेंड किस पे होगा, हमेशा याद रखना है, ये डिपेंड होगा सोइल पे, सोइल का नेचर कैसा है। क्योंकि जो हमारे पास जो बैक्टीरियाज वर्क करते हैं वो ज़्यादातर किस में करते हैं, हमारे पास न्यूट्रल केस में। अब पॉपुलेशन पे आ जाना है आपको, बैक्टीरियल की जो बैक्टीरियल नेचर के कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं। उनकी पॉपुलेशन कहाँ पे इंक्रीज होगी, जब सोइल न्यूट्रल कंडीशन में है। तो यहाँ पे जैसे जैसे न्यूट्रल कंडीशन होगी उतने ही बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अच्छे से डिकम्पोज हो गई कोई भी कार्बन कंटेंट सोइल में, तो उसके बाद उतनी ही स्पीड से क्या होगी, मिनरलाइजेशन होगी, उसी स्पीड से क्या होगी, मिनरलाइजेशन होगी। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में किस पे डिपेंड रहता है, तो सेम केस वही रहेगा, मिनरलाइजेशन, ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक में चेंज होगा फॉस्फोरस, वो मैंने बता दिया आपको दो फॉर्म्स में होगा। कौन कौन सी फॉर्म में होगा, H2PO4 में होगा, H2PO4, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट में होता है वो होता है HPO4 डबल, ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। और जो नेक्स्ट केस रहेगा ये कौन सा रहेगा, सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे किस पे हमने मिनरलाइजेशन होगी, मिनरलाइजेशन किसने की, माइक्रोबीज ने की या बैक्टीरियाज ने की ठीक है जी। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको क्या किया, कंज्यूम किया, कंज्यूम होके उन्होंने क्या किया, फिर बाद में वो किस में प्रेजेंट थे, सोइल में थे। सोइल में जब वो क्या करते हैं, उनको भी दूसरा क्या करेगा, ईट अप करेगा, ठीक है। तो अब ईट अप होके दूसरे की भी डेथ हो जाएगी। अब वो डेथ हो जाएगी तो वो बेसिकली कहाँ पे रिलीज करेंगे उन आयंस को, कहाँ पे, सोइल में ही करेंगे। जब वो सोइल में रिलीज करेंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली किस फॉर्म में करेंगे, तो किस फॉर्म रहती है, वो रहती है बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब जैसे जैसे हमारे पास वो रिलीज करते जाएंगे, रिलीज क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अगर जिस केस में वो ज्यादा होंगे उसी केस में हमारे पास कौन सी प्रोसेस चलेगी, इनमोबिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस होगी, इनमोबिलाइजेशन, ठीक है जी। अब देखो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जो ये मिनरलाइजेशन है या इनमोबिलाइजेशन है, ये दोनों प्रोसेस एक टाइम पे चलती है क्या अलग अलग चलती है सोइल में, तो बेसिकली देखो जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है ये भी चलती रहती है, साथ साथ में इनमोबिलाइजेशन भी चलती रहती है। तभी हमारे पास ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और इनमोबिलाइजेशन में ऐसे ऐसे सर्कुलेट चीजें होती रहती है। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक तो हो गया, क्या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होगा, ऐसा कभी नहीं होता।
और इनऑर्गेनिक से हमेशा किस में चेंज होगा, क्योंकि उनको कंज्यूम कौन कर रहे हैं, माइक्रोबीज बैक्टीरियाज कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, जब रिलीज करेंगे उसको तो वो एब्जॉर्ब कंडीशन में चले जाएंगे। एब्जॉर्ब कंडीशन में जो वो चले जाएंगे तो वहां पे प्रेजेंट किस पे डिपेंड होगा, सोइल पे होगा, क्योंकि सोइल कौन सी एसिडिक होगी, अल्कलाइन होगी, या कौन सी न्यूट्रल हो सकती है। अगर एसिडिक होगी तो किसके साथ फॉर्मेशन होगी, एल्युमिनियम आयरन के साथ होगी, ऐसे ही होगा। तो बेसिकली ऐसे क्या चलता है, हमारे पास चेंज चलती रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें इनमोबिलाइजेशन की, जैसे जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन का पढ़ा था, वहां पे डिपेंड किस पे थी, कार्बन कंटेंट और नाइट्रोजन पे केस पे थी, जिसको हम बोलते हैं CN रेशियो। बट यहाँ पे फॉस्फोरस की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम ही जो डिपेंड होती है वो किस पे होती है, CP रेशियो पे। किस पे होगी, CP रेशियो पे होती है, मिनरलाइजेशन भी और इनमोबिलाइजेशन भी, ठीक है जी। किस पे होगी, CP रेशियो पे डिपेंड होती है। अगर हम किस केस की बात करें, मिनरलाइजेशन केस की बात करें, देखो समझने की बात है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आप CN रेशियो को याद करते हैं तो आपको CP रेशियो को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि मेजर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मिनरलाइजेशन की बात करें तो बेसिकली जो CP रेशियो रहती है वो कितना, लेस देन 200 रेशियो 1, ठीक है जी। अगर बात करें इनमोबिलाइज की, CP रेशियो इनमोबिलाइजेशन, तो बेसिकली कितने रहेगी हमारे पास, मोर देन 300 रेशियो 1, ठीक है जी। और देखो मिनरलाइजेशन डिपेंड किस पे होगी, कार्बन कंटेंट पे, ठीक है जी। जितना कार्बन कंटेंट कम है उतना ही माइक्रोबीज क्या करेंगे, इजिली क्या करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, जल्दी करेंगे, तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी क्या आएगी, इजिली कंप्लीट होगी, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड बढ़ता जाएगा मिनरलाइजेशन किसमें, अब वहां पे क्या हो रहा है, पहले ही हमारे पास कार्बन कंपाउंड काफी पड़ा है और माइक्रोबीज ने क्या किया, पहले उनको वो किया और उसके बाद रिलीज नहीं कर पाते, वो किस में प्रोसेस कन्वर्ट हो जाती है, इनमोबिलाइजेशन में हो जाएगी। तो वहां पे सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, कार्बन कंटेंट पे डिपेंड होता है। अब दोनों केस में कभी कभी दोनों प्रोसेस बोथ हमारे पास क्या था, नहीं हो पाती, ठीक है जी। अगर हम बोथ की बात करें, मोबिलाइजेशन और इनमोबिलाइजेशन, तो वो किस पे रहेगी हमारे पास, अगर बोथ की बात करें, मोबिलाइजेशन और इनमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये किस पे होती है हमारे पास, 200 रेशियो 1 टू 300 रेशियो 1 पे होंगी, ठीक है जी। हाँ जी। अब देखो अगर बात करें हम क्रॉप रेसिड्यूज के केस में, किसके बात करें, क्रॉप रेसिड्यूज के केस में मिनरलाइजेशन कितने CP पे होगी, ठीक है। किस केस में, क्रॉप रेसिड्यूज के केस में। देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्रॉप रेसिड्यूज के केस में भी तो डिपेंड किस पे होती है, तो किस पे होगी, ये भी कार्बन पे होगी। तो कार्बन कंपाउंड कितना, तो किस पे होगी, CP पे होगी। तो CP रेशियो कितनी रहती है जब हम क्रॉप रेसिड्यूज की बात करते हैं, 0.3 to 1%, ठीक है जी। सॉरी, अगर बात करें ये किस डिपेंड किस पे रहेगी, मिनरलाइजेशन पे। अगर बात करें इनमोबिलाइजेशन के केस में, तो इसको भी हम समझेंगे ये किस टाइप से और कितने ग्राम से, हर एक चीज को इसको समझेंगे। अगर हम बात करें इनमोबिलाइजेशन के केस में, तो यहां पे डिपेंड किस पे रहेगी, कितने CN पे रहेगी, तो वो रहेगी 0.2 रेशियो 1 पे, ठीक है जी। अगर हमने देखो 1 kg ड्राई मैटर लिया, क्या लिया, 1 kg ड्राई मैटर लिया, ठीक है जी। अब 1 kg ड्राई मैटर में हमने, ठीक है 1 kg में अगर बात करें तो कितने होंगे,
1000 ग्राम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किस में करनी है, ग्राम में करनी है। अगर यहाँ पे चेक करना है कि 1000 ग्राम में हमारे पास कितना रेसिड्यूज बेसिकली ज़्यादातर जो प्रेजेंट होता है, जो मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, वो कितना होता है 600 ग्राम, ठीक है जी। अब प्रोसेस जो ये 600 ग्राम आया है, तो इसमें प्रोसेस कौन सी होगी, मिनरलाइजेशन होगी। तो हमेशा जो 0.3% है किसका 1000 ग्राम का, वो कितना होगा, वो हमेशा 3 ग्राम होगा। तो 3 से कितना होगा 200। तो बेसिकली अब यही बात हमने करी थी, अगर 200 की बात हुई, किसकी बात हुई, 200 की, लेस देन 200 की, तो कौन सी प्रोसेस होगी, मिनरलाइजेशन होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, मिनरलाइजेशन। तभी हमने अभी पढ़ा था मिनरलाइजेशन किस पे होती है, जो कार्बन कंटेंट हमारे पास 200 से कम है जी, ठीक है जी। अब सेम केस में हमारे पास यहाँ पे इमोबिलाइजेशन होती है, सेम केस में। अब देखो यहाँ पे 0.2% है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम 600 ग्राम का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर बात करें तो परसेंट कितना होगा, 2 ग्राम ही होगा, ठीक है जी। तो आ गया 300। और इनमोबिलाइजेशन हमारे पास कब रहेगी, मोर देन 300 रेशियो 1 पे। तो ये क्या थी, हमारे पास ऑर्गेनिक फॉर्म थी, तो जिसमें हमने मिनरलाइजेशन को पढ़ा, इनमोबिलाइजेशन को पढ़ा, ठीक है। तो मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया। तो कल के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म को पढ़ेंगे, फॉस्फोरस की। थैंक यू।